मेरे प्यारे साथियों, राजीव देसवाल का आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वो जो बुद्धि की वीडियो बना रहे थे उसमें जो है थोड़े तकनीकी खराबी हो गई थी और वो बीच से जो है कट हो गई थी। पुनः आपके सामने उसी का जो भाग है 138 क्वेश्चन चल रहा था, उसको आगे बढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 138 है ये, निम्न में बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो है, जो बुद्धि की विशेषता नहीं है, तो इसमें 3 विशेषता है और एक विशेषता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क ऑप्शन है उसमें दिया है मैंने मूर्त चिंतन की योग्यता, और ख दिया है पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, जन्म जात व वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, और सीखने की योग्यता। तो देखो इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ये देखते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से की बात की थी इससे जो पहली वीडियो थी। एक तो देखो सीखने की अक्षमता या योग्यता, उसको भी हमने बुद्धि कहा था, और पूर्व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता को भी हमने बुद्धि कहा था। जन्मजात और वंशानुक्रम बिल्कुल नया आया है, ये हमने जिक्र नहीं किया था उसमें। तो जबकि हमें पता है कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात भी होती है। आपने सुना हो, कहते हैं कि वह होनहार बिरवान के चिकने पात, अकबर इनका तो जो है देखो वंशानुक्रम ही ऐसा है। और मैंने बताया भी था जो आपका डेवलपमेंट होता है वो जो इससे पहले वीडियो थी वो जो वंशानुक्रम के ऊपर निर्भर करती है, तो ये बुद्धि भी वहीं पे निर्भर करती है। तो जन्मजात वंशानुक्रम से प्राप्त होती है बुद्धि, ये भी विशेषता इसके अंतर्गत आती है, आंतरिक होती है। और जो मूर्त चिंतन की योग्यता है, तो हमने जब इससे पहले बनाई थी वीडियो उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता को मैंने बताया था। अमूर्त चिंतन की योग्यता को मैंने टर्मन ने बताया था, जबकि मूर्त चिंतन को केवल गैरेट ने बताया, लेकिन इसको जो है उसकी विशेषता नहीं मानता है, तो ऑप्शन आपका क जाएगा। तो ये विशेषता क नहीं आएगी। यदि यहाँ पे मूर्त की जगह अमूर्त हो जाता तो सीधी सी बात है ये इसकी विशेषता होती। ध्यान रखना है, गहरी बात है ये। यहाँ पे मूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि की विशेषता में नहीं रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ गया गैरट का, जबकि गैरट ने ये कहा है, गैरट ने और थॉर्नडाइक ने दोनों के विचार है कि बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो गैरट ने और थॉर्नडाइक ने दोनों ने बुद्धि के 3 प्रकार दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? एक तो मूर्त बुद्धि दिया है, दूसरा अमूर्त बुद्धि दिया है, और तीसरा सामाजिक बुद्धि दिया है। तो 3 दिए हैं, जबकि देखो हमने विशेषता में ऊपर मूर्त को नहीं माना है, तो लेकिन ये भी गैरट ने दिया है, सबने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन मूर्त बुद्धि को फिर भी इसकी विशेषता नहीं माना है। तो इसमें आया कि गैरट के बुद्धि का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन दूसरा बन रहा है, तो ये मूर्त भी दिया है इसने, मूर्त भी दिया है, सामाजिक दिया, तो मानसिक बुद्धि यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से लगा दिया। तो ये घ यहाँ पे नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन देखो, निम्न में किसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है? तो गामक जो बुद्धि होती है, यांत्रिक जो बुद्धि होती है, वो मूर्त बुद्धि को ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मूर्त बुद्धि पे ही निशान लगाना है, अमूर्त बुद्धि नहीं है, ना सामाजिक बुद्धि ना मानसिक बुद्धि। तो इसे आगे बढ़ते हैं। फिर आगे की जो गामक होती है बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि है, तो इनसे संबंधित लोग कौन होते हैं? तो इनसे संबंधित लोग होते हैं इंजीनियर। तो इंजीनियर पर आपको निशान लगाना है, ना वकील होता है, ना डॉक्टर होता है, ना चित्रकार होता है। ये जो डॉक्टर है और वकील है, ये अमूर्त बुद्धि पर आधारित होते हैं ये व्यक्ति। तो इंजीनियर नहीं होता है, ना कोई खिलाड़ी होता है। तो इसी तरीके से देखो ये निम्न में कौन गामक यांत्रिक बुद्धि से संबंधित है? तो मैंने बताया इंजीनियर है आपका, और फिर खिलाड़ी, ये आपके मूर्त बुद्धि से संबंधित है। तो अगले ऑप्शन में आपका घ खिलाड़ी इसमें आ जाएगा। केवल ये है, बाकी सभी ये अमूर्त बुद्धि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है? देखो अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है, कभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। तो देखो निम्न में कौन अमूर्त बुद्धि, तो देखो ये वकील, डॉक्टर, चित्रकार और ये खिलाड़ी गामक बुद्धि का था, तो यहाँ पे ये घ निशान आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर एक बालक खिलौनों को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, किस प्रकार की बुद्धि है? तो ये अमूर्त बुद्धि। आप इसको अमूर्त बुद्धि में इसको रखेंगे। क्वेश्चन पेपर में आया है इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ बनाया है। क्वेश्चन 45 100, किसका कथन है कि बुद्धि सबसे शक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो सभी मानसिक योग्यताओं को नियंत्रित करती है? तो ये बिने की जो बुद्धि
का सिद्धांत है, एक तत्व का जो सिद्धांत है उसको बोला था। मैंने बताया भी था कि एक मानसिक बुद्धि होती है और वो सभी को नियंत्रित करती है, सभी को जो है उसको कमांड करती है, तो वो सभी वो एक तत्व बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अल्फ्रेड बिने ने दिया है। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। तो ऑप्शन है बिने, टर्मन और ईस्टर्न, और यहाँ पे थ्रस्टन, बर्ट, वर्नन और थॉमसन। तो यहाँ पे बिने जाएगा, टर्मन, ईस्टर्न इसके समर्थक है, इसलिए तीनों यहाँ मैंने लिख दिया है। यदि पेपर में आ गया भाई टर्मन और ईस्टर्न तो ये सब इसी से संबंधित है, हो सकता है। इस आगे बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, देखो मैंने इसको एक तत्व सिद्धांत बोला है, तो ये भी बिने का है एक तत्व का, इसको एक तत्व बोलते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बिने पे निशान लगा देंगे कै, और फिर नेक्स्ट आ गया 148 बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत में निहित है। देखो मैंने उसमें समझाया था पहले में कि दो तत्व में कौन कौन से तत्व है, कौन कौन। देखो कितना ये आपका कितना स्तर क्वेश्चन बना दिया, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। तो ये गलत हो गया क्योंकि मैंने बताया था एक सामान्य बुद्धि है और अनेक विशिष्ट बुद्धि है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक सामान्य बुद्धि और अनेक विशिष्ट बुद्धि। तो देखो जो हमने बताया था वो ख ऑप्शन में जा रहा है, तो आपका ख यहाँ पे आंसर ठीक होगा। इसको नीचे लेके चलते हैं। देखो इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है अनेक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि, तो ये हो नहीं सकता। फिर घ में दिया है अनेक सामान्य बुद्धि और अनेक विशिष्ट बुद्धि। तो हमें बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन के ऑप्शनों को समझ लेना है। तो क्वेश्चन आपका इसका आंसर ख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन, बुद्धि का सामान्य विशिष्ट कारक का सिद्धांत किसने दिया। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग बदल कर आ सकता है, क्वेश्चन वही रहेगा आपका, आंसर वही रहेगा। तो देखो ये स्पीयरमैन जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि द्वितत्व का सिद्धांत, अब की बार अलग अलग पूछ लिया सामान्य और विशिष्ट कारक। बाय द वे क्या करता है वो यहाँ पे जी और एस कारक का सिद्धांत अंग्रेजी में लिख देगा, तो हम घूम जाते हैं भाई ये क्या है भाई। तो ध्यान रखना है जी और एस अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, तब भी इसका उत्तर आपका स्पीयरमैन जाएगा, क्योंकि ये तो बिने तो होगा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये देखो आगे यहाँ पे बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। तो देखो दो हो गए तत्व, इससे आगे फिर आगे आ गया आपका बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। तो ये बिने का नहीं है, थ्रस्ट का नहीं है, ब्रट और वर्णन का नहीं है, और थॉर्नडाइक का है ये। अब ये कहूंगे तो इनका क्या क्या है, एक बार मैं फिर बता दूं। देखो बिने एक बुद्धि का, थ्रस्टन आपका प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है, मैंने जिक्र किया है। बट ये पदानुक्रमित जो बुद्धि का सिद्धांत है ये उस पर आधारित है। तो बच गया कौन, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक आपका यहाँ पे बहुतत्व का सिद्धांत है, यानी कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व है, उसमें एक तत्व या दो तत्व या तीन तत्व इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाद में आके त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था कि भाई नहीं इसमें दो नहीं तीन होते हैं, अपने उसमें सिद्धांत में इसने संशोधन किया था, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है मोस्टली, नहीं हम उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे केवल आगे बढ़ते हैं। बहुतत्व का सिद्धांत होता है, समूह का सिद्धांत, तो ये पूछ लेता है, आया है एग्जाम में ये बहुत बार, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। अब आगे देखो यहाँ पे, किसने माना कि बुद्धि अनेक प्रकार की शक्तियों और क्षमताओं का समूह है। तो देखो ये ऊपर का क्वेश्चन यहाँ पे बहुतत्व का सिद्धांत बोलते हैं, इसी को क्वेश्चन को घुमा दिया, बुद्धि अनेक प्रकार की शक्ति और क्षमताओं का समूह है। तो ये भी आपका थॉर्नडाइक चल गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये आगे देखो यहाँ पे बुद्धि का सात प्राथमिक मानसिक शक्तियों या क्षमताओं का सिद्धांत किसने दिया। तो बिने नहीं है, एक बताया था मैंने, ये पदानुक्रमित था और ये बहुतत्व का सिद्धांत था। तो बच गया आपका थ्रस्टन। तो थ्रस्टन आपका प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। तो याद कैसे रखना है, बस आपको ये ऑप्शन देखना है भाई, ये एक तत्व का हो गया, ये आपका पदानुक्रमित का सिद्धांत हो गया, ये बहुतत्व का हो गया, और ये आपका मानसिक योग्यताओं का। यदि मानसिक योग्यताएं कितनी है, क्योंकि मानसिक योग्यताएं गिलफर्ड ने भी दी है, मानसिक योग्यताएं आपकी कैले ने भी दी है। तो हमको जब इनका पता चल जाएगा कि वह उसने कितनी दी है, कैले ने 9 दी है, यहाँ पे 7 का जिक्र है, तो ये थ्रस्टन है। तो ये कहा कि ये मानसिक योग्यता है जिसके अंतर्गत होती है, जिसके अंदर होती है व्यक्ति के, वो ही बुद्धिमान कहलाता है। तो थ्रस्टन ने दी है।
तो याद रखना इसको। अब वे कौन कौन सी सात है भाई, जैसे न्यूमेरिकल होगी आपकी, वर्बल शक्ति होगी आपकी, है ना। तो ये मैं सातों यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बस यहीं तक ही क्वेश्चन आता है, इसमें आगे हम नहीं बढ़ेंगे। 153 क्वेश्चन बुद्धि का नौ मानसिक सिद्धांत। देखो ये आगे थ्रस्टन और कैले दोनों ने मिलकर, तो बिने नहीं होगा, बर्ट वर्नन नहीं होगा, थॉर्नडाइक नहीं होगा, तो थ्रस्टन पर निशान जाएगा। इस तरीके से 154, बस यही बोध करना है हमें। अब देखो किसने माना कि बुद्धि अनेक विशिष्ट योग्यताओं का समूह है। बुद्धि का न्यादर्श का सिद्धांत है, प्रतिदर्श का सिद्धांत है। बहुत दफे 154 क्वेश्चन आया है। तो बिने नहीं है, थ्रस्टन नहीं है, बर्ट और वर्नन नहीं है, और थॉमसन इसका सही आंसर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको मैं बताऊंगा प्रतिदर्श सिद्धांत कैसे है। दोस्तों यदि मैं एक गोला खींच लूं और गोले के अंदर में छोटे छोटे से बुद्धि के पॉइंट बना लूं, ऐसे सिक्के के समान, भाई ये भी बुद्धि है, ये भी बुद्धि है, ये भी बुद्धि है, और प्रति एक के अंतर्गत मैं उसमें विशिष्ट योग्यता का समूह बना दिया। अब जो भी हमारे सामने समस्या आई तो उसमें से उस बुद्धि का जो भी उससे संबंधित है वो उसके साथ में वहां पे संयोजन करेगा और वह समस्या हल हो जाएगी। तो इसी तरीके से थॉमसन ने कहा है कि भाई सैंपल पड़े हुए हैं, सैंपल जो भी जरूरत पड़ेगी वो सब प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो भी यहाँ पे बुद्धि करेंगे तो जो भी वो आपका यूज का होगा वही बुद्धि उसमें जाके संयोजन कर लेगी। इसका अर्थ है कि दिमाग में बहुत सारे समूह पड़े हुए हैं और वे सैंपल हैं, वहां पे न्यायदर्श पड़े हुए हैं। जैसे जिसकी जरूरत को गणित की समस्या आई तो वहां से गणित का समूह संयोजन उसके साथ कर लेगा। यदि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया तो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो उसमें प्रतिदर्श जो वहां पे विशिष्ट योग्यता है वही उसके साथ जुड़ जाएगा। यदि हम हिंदी की बात करेंगे समास की तो समास वाला उठ के चले जाएगा। यदि हम करेंगे इंग्लिश की बात, भाई इसका तो जो है फिगर ऑफ स्पीच है तो ये चला जाएगा। सामाजिक की बात करेंगे तो सामाजिक की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये बताया कि इतने ग्रुप बने हुए हैं दिमाग में, बुद्धि में, और वे सब के सब विशिष्ट है, जिसकी जरूरत होगी वो उसके साथ संयोजन कर लेगा। उसको प्रतिदर्श का सिद्धांत या न्यायदर्श सैंपलिंग का सिद्धांत बोलते हैं। पेपर में बहुत दफा आया तो ये बात थॉमसन ने कही। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इस पे किसी दिन मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। आपका जितना मैं आपको ये वीडियो सब दूंगा, बोर्ड पे एक दिन 1 घंटा लगो चाहे 2 घंटा लगो, बोर्ड पे सबको बना बना के दिखाऊंगा और सबको मैं एक ही दिन में सबको कवर करूंगा जितनी ये वीडियो है। ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल आप क्वेश्चन आपके सामने है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो हम बोलते हैं उनमें भी क्वेश्चन नीत होते हैं, उसको भी सुनते रहिए। तो यहाँ पे थॉमसन आपका आंसर जाएगा। फिर आपका आ गया बुद्धि का वर्ग घटक या संसत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया, ये भी देखो वर्ग घटक थॉमसन। इसको आपका वर्ग घटक और सत्तात्मक का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब 157 क्वेश्चन आ गया आपका ये वाला। अब मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। देखो मानसिक आयु बताई थी मैंने, तो ये मानसिक आयु का यूज कहाँ होता है। देखो जब भी हम इंटेलिजेंट क्वोशिएंट निकालते हैं, किसी बच्चे की आईक्यू निकालती है तो हमें उसमें मानसिक आयु की आवश्यकता पड़ती है। मानसिक आयु क्या होती है, जो आपकी मूल आयु होती है, मैंने पहले भी बताया था। यदि बच्चा मूल आयु का, जो बच्चा ज्यादा उम्र का बच्चा है और वो जो मूल आयु वाला है उस जितनी योग्यता रखता है तो वह उसकी फिर मानसिक योग्यता बन जाएगी। उदाहरण दिया मैंने, 10 साल का बच्चा 15 साल के जितने बच्चे की योग्यता रख रहा है तो उसकी मानसिक आयु 15 साल हो जाएगी, वास्तविक आयु हो जाएगी। और जब हम आईक्यू निकाल लेंगे तो मानसिक आयु ऊपर रखेंगे और वास्तविक आयु नीचे रखेंगे और गुना 100 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आईक्यू निकलेगा। तो मानसिक आयु पहले ज्ञात करनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान है, मानसिक आयु का प्रत्यय आपका बिने ने दिया था, तो यहाँ पर आ गया बिने। बुद्धि मापन का बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो ये आपका स्टर्न ने दिया था। इसको याद रखना है आपको। ये हम इसलिए बता रहे हैं, मानसिक आयु का क्वेश्चन पेपर में आता तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र भी ये किसने दिया ये भी नहीं आता है पेपर में, लेकिन फिर भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ता हूं मैं। बुद्धि मापन की बुद्धि लब्धि का वितरण तालिका किसने तैयार किया, ये एक बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने ही लिख लिया है। टर्मन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको बेवजह याद रखने पड़ते हैं, तो ये उनमें से ही है आपको क्वेश्चन। इनको फिर भी पता नहीं चलता है पेपर बनाने वाला क्या रख दे, तो ये एक्स्ट्रा आपको दिमाग में रखने हैं। तो यहाँ पे बुद्धिमापन का
बुद्धिलब्धि का वितरण तालिका किसने दी? देखो ये टर्मन ने दी है। तो जो आपकी जो है कि भाई आपका बच्चा प्रतिभाशाली कौन होता है, आपका प्रखर बुद्धि का बच्चा कौन होता है, आपका एवरेज बच्चा कौन होता है, एवरेज बिलो बच्चा कौन होता है, मंदबुद्धि का बच्चा कौन होता है, तो ये सब आते हैं इसी के अंतर्गत। तो टर्मन ने दिया है। फिर नीचे चलते हैं, क्वेश्चन बनाया है हमने ये, बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिविमीय मॉडल मैंने बताया आपका गिलफर्ड ने दिया। थ्रस्टन ने देखो मानसिक योग्यता का दिया, बर्ट और वर्न ने पदानुक्रमित का दिया है, थॉर्नडाइक ने आपका समूह का दिया है। तो यहाँ पे बच गया आपका गिलफर्ड। गिलफर्ड ने बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का दिया है, क्योंकि 7 उसने दिया, 9 इसने, तो इसने करीबन 120 मानसिक योग्यताओं का 3 तत्व लेकर उनकी मल्टीप्लाई की थी। तो यहाँ पे देखो 161 क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल कितनी मानसिक योग्यताएं रखता है, कितनी शक्तियां हैं? तो 120, 240, 250 और ये 300 300 और ये 120 क्वेश्चन। ये भी आपको एक्स्ट्रा रखना है याद, आगे आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन जो 162 है, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे बुद्धिलब्धि का सूत्र है, ये मैंने लिखा है ऊपर मानसिक आयु, तो उसको एमए बोलते हैं, मेंटल एज। देखो ये मेंटल एज, और मैंने डिवाइडेड किया है सीए क्रोनिकल एज, इसको वास्तविक आयु बोलते हैं, और मल्टीप्लाई आपकी इनटू दिया है यहाँ पे 100। तो ये मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो ये आईक्यू का इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, आ जाता है। इसे घुमाने के लिए देखो सीए ऊपर रख दिया है, यहाँ पे सीए यानी कि क्रोनिकल एज ऊपर रख दी है, मेंटल एज नीचे रख दी है, मल्टीप्लाई 100 कर दिया है। यहाँ पे सीए की मल्टीप्लाई कर दी, एमए की मल्टीप्लाई कर दी, और 100 की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पे 100 हमने देखो गायब कर दिया, तो एमए अपॉन सीए कर दिया। तो आपको सही या फॉर्मूला है आपका कै, तो ये याद रखना है, इसको लिख के देख लेना है आपका, एमए अपॉन सीए मल्टीप्लाई 100। तो जिसकी भी हम बुद्धिलब्धि ज्ञात करना चाहते हैं बच्चे की, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बच्चे की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 91 110 है, और ये आपका 81 90 होता है, 121 होता है, 130 होता है, 111 होता है, और आपका ये यहाँ पे ये देखो मैंने दिया है आपका 81 और 90, और फिर यहाँ पे दिया है मैंने 91 और 110। तो आपको यहाँ पे 81 का यहाँ पे औसत बच्चे गया है, तो 81 से 90 बच्चा आपका औसत बुद्धि का होगा। क्लियर? तो ख पे निशान लगाना है, औसत का पूछ लेता है एवरेज की, तो इसका ख आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका सिरिल बर्ट, मैंने तो जगह बना ली अपने लिए पहले, वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वॉशरूम नहीं जाना। ये दोस्तों देखो 164 सिरिल बर्ट आ गया। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक की जो बुद्धिलब्धि है कितना बताया है, ये नाम से आया, क्वेश्चन बहुत दफा आया है, इसलिए हमने क्वेश्चन रखा है पिछड़े की। तो देखो ये 85 से कम जितने भी आईक्यू आएगी निकल के, वो बच्चा पिछड़ा कहलाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, मैंने बताया था सभी को, टेबल को याद मत रखो, बस इतना ही काफी है। पिछड़े वाले का 85 से कम जो भी होगी वो याद रखना है। एक मैंने बताया था जिसकी 140 से ऊपर होगी, ये देखो प्रतिभाशाली बच्चे की है। इसको नीचे चलते हैं लेके, 140 देखो ये टर्मन, 140 किसने दिया है? टर्मन ने, इसको याद रखना है। आगे चले फिर, ये क्वेश्चन भी बहुत दफा आया है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? क्या ऑप्शन वुंट, स्टर्न, बिने और टर्मन। तो बिने नहीं जाता है, टर्मन नहीं जाता है, स्टर्न नहीं जाता है, क्योंकि ये तो भाई आपका बुद्धि से संबंधित है सारे। और ये विलियम वुंट है, ये यहाँ पे वुंट लिखा हुआ है, विलियम छोड़ दिया है इसने, तो आपको लगाना है निशान वुंट पे, राइट। 167 क्वेश्चन, क्रियात्मक समूह परीक्षण बैटरी का निर्माण किसने किया? मैंने बताया था आपको कि भाई यदि हम बुद्धि का मापन करेंगे तो वे कैसे होते हैं, तो मैंने बताया था आपको शाब्दिक, अशाब्दिक, और फिर व्यक्तिगत और सामूहिक बताया था, और फिर मैंने अशाब्दिक में भी बताया था आपको, एक व्यक्तिगत और आपका सामूहिक। तो यहाँ पे देखो ये डॉक्टर भाटिया ने भी किया था और डॉक्टर अलेक्जेंडर ने भी किया था, और ये मैंने गैस साइमन ले लिया और कै और ख ले लिया। यहीं पर थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आइडिया भी कर सकते हैं हम क्वेश्चनों का। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि भाई सुडोकू आता है एक उसमें अखबार में, तो एक आदमी खेलता है उसको एक बार में, तो सुडोकू आ गया, तो संख्यात्मक क्वेश्चन है, तो क्या हम कह देंगे उसको पढ़ा लिखा कर, अनपढ़ कर देगा उसको कि पढ़ा लिखा कर देगा?
तो यदि आपको इस अनपढ़ को दे दे क्योंकि उस पर संख्या नहीं पढ़ी जाएगी, तो वो अशाब्दिक के लिए नहीं है टेस्ट, वो शाब्दिक के लिए टेस्ट है और वो व्यक्तिगत है, क्योंकि उसको एक समय में एक ही आदमी हल करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, मैं कहने को भाई तुम तो सुडू को हल करो, और दूसरी तरफ दे दिया अखबार में आ जाता है भाई ये भूल भुलैया है तुम्हारा टेस्ट, तो मैं ये वहां पे पहुंचना है, शत्रु बाहर निकलना है, ऐसे घुसेगा जैसे चक्रव्यूह बोलते हैं महाभारत में। तो उसमें क्या करेगा, एक व्यक्ति को दिया जाएगा टेस्ट, तो वो अशाब्दिक व्यक्तिगत टेस्ट हो गया। तो हम वैसे भी पहचान सकते हैं, किसी को हमें अशाब्दिक समूह में देना है तो बहुत सारी समस्याएं हैं और सामने डाल देंगे लोग सब करो मिलके। तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट, अब जब टेस्ट होगा हमारा, तो क्या ये व्यक्तिगत टेस्ट होगा? लेकिन सबसे पहले ये समूह में टेस्ट लिया जा रहा है, फिर ये आगे व्यक्तिगत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी को एक से दिए जा रहे हैं, सभी को पेपर वही मिलेगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन पेपर यदि आपके आ रहे हैं 30% यदि आए तो 30 के 30 यही मिलेंगे, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे आपके। तो ये क्या होगा, ये आपका शाब्दिक टेस्ट है और ये सामूहिक टेस्ट है, तो इसको बोलते हैं। तो व्यक्तिगत आएगा रिजल्ट, लेकिन ये सामूहिक टेस्ट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना केवल समझाने के लिए बताना था, केवल पेपर में आज तक जितना आया है वो क्रियात्मक समूह बुद्धि परीक्षण बैटरी का निर्माण किसने किया है। तो यदि ये भारतीय का नाम आया उसमें तो डॉक्टर भाटिया है, और इससे डॉक्टर भाटिया से पहले डॉक्टर लेजेंडर ने ये टेस्ट बनाया था। इसी में थोड़ा संशोधन करके डॉक्टर भाटिया ने टेस्ट बनाया था, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, घ पे क और ख, इसलिए ये मैंने बता दिया, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। 168 क्वेश्चन आ गया। अब यदि किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु 20 वर्ष है और मानसिक आयु 25 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? पेपर में क्वेश्चन आया है, तो आपको MA/CA कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे। तो MA ऊपर आया 25 और नीचे कितना आ गया 20, तो 20 से 100 को काटेंगे, 20 पंजे 100, तो ऊपर 5 आ गया, और तो 25 को गुणा करेंगे 5 में, 25 पंजे 125। तो देखो ये 125 इसकी जो है आपकी बच्चे की IQ आ गई। तो इसका क्या है बच्चा, तो ये बच्चा जो है प्रतिभाशाली नहीं है, 140 से नीचे है, लेकिन 110 से ऊपर है, तो बच्चा प्रखर बुद्धि का है ये। तो ये आपका 125 जाएगा ये। तो टेबल में देख लेंगे हम किस में जाएगा, टेबल कहाँ मिलेगी, टर्मन की टेबल है वो। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि इसे देख कर बताओ कितना है, केवल यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, तो 125 आ गया इसका आंसर। तो बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिए? पिछली दफा भी क्वेश्चन आया है ये, तो ये हर साल आ जाता है। तरल बुद्धि का, बुद्धि को एक तरल रूप दिया गया है, जिसकी ज्यादा भाई आम भाषा में बोलते हैं यार इसकी बुद्धि तो बिल्कुल जो है ठोस है, बोलता है वो। तो ये वाली ठोस वाली बात है कि ये भाई क्या है, भाई इसकी तो बुद्धि बहुत बहुत पिंगली हुई है, बहुत होशियार है। तो ये 2 रुपए में क और ख में बांट दिया इसको, तो इसको क ख का सिद्धांत भी बोल देते हैं भाई, इसको ध्यान रखना है। तो तरल और ठोस का सिद्धांत ये कैटल में चले गया है, क्योंकि गिलफर्ड नहीं है, गिलफर्ड का त्रिविमीय है, थ्रस्टन का मानसिक का सिद्धांत है, बर्ट और वर्मन का आपका पदानुक्रमित का सिद्धांत है, और कैटल आपका ये तरल और ठोस का हो गया। जब आप एक एक ऑप्शन को जानते हैं कि भाई ये ऑप्शन है और इन्हीं से रिलेटेड आएगा, तो क्वेश्चन मजाल जो है इसका आंसर गलत हो जाए, तो आपको याद रखना है। ये देखो फिर अगला क्वेश्चन आ गया, बुद्धि का क ख का सिद्धांत किसने दिया? देखो वही आ गया, गिलफर्ड नहीं है, थ्रस्टन नहीं है, बर्ट नहीं है, तो है तो कैटल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परमाणुवाद का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बताया था, बुद्धि का समूह का सिद्धांत, बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व हैं, तो ये आपका थॉर्नडाइक का आ गया, उसको परमाणु भी बोलते हैं, बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं। रेत का सिद्धांत, बालू का मतलब रेत से है, छोटे छोटे कणों से हैं, तो ये इस नाम से भी आ सकता है, तो थॉर्नडाइक का है। आगे देखो ये 172 मैंने क्वेश्चन लिया आपका, डिसलेक्सिया रोग। तो देखो ये यहाँ पे आकर आपके क्वेश्चन बुद्धि के, ये बुद्धि से इतना क्वेश्चन आएगा, बस जितने क्वेश्चन बताए इसमें से एक सिद्धांत आ जाएगा। मोस्टली जो आता है आपका त्रिविमीय आता है, मोस्टली आपका ये जो क्वेश्चन है ठोस तरल का आता है, और द्वितीय तत्व का सिद्धांत आता है, और मानसिक योग्यताओं का। तो ये तो है, और जो परिभाषा में आई है वो सीखने की योग्यता किसने दी? बकिंघम ने दी है आपको। और जो एडजस्टमेंट करने की योग्यता है वो मैंने बताया था स्टर्न ने दी है, वो भी पेपर में बहुत आया ही है। और अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है उसकी भी परिभाषा मैंने टर्मन की परिभाषा लिखवाई है। इन 3 में से परिभाषा आ जाती है। ये मैंने 4-5 क्वेश्चन जो है बताए,
इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी आप सभी को पढ़ना है, सभी को देखना है और बार बार इसको 5 बार देखना है। आगे क्वेश्चन देखो बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बन रही है इसमें क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। देखो आगे डिसलेक्सिया संबंधित है, इससे संबंधित वे जो सामान्य आदमी कार्य करता है और वो उसको कोई भी बच्चा नहीं कर पाए या कोई भी आदमी नहीं कर पाए, तो उसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं। अधिगम अक्षमता जो वाले बच्चे होते हैं उनको अलग रोग होते हैं, वे बच्चे दूसरों से हटकर होते हैं। जैसे जिसके अंतर्गत अनेक रोग आते हैं, जैसे कि लिखने की समस्या आती है, पढ़ने की समस्या आती है, गणित की समस्या आती है, ग्राफ खींचने की समस्या आती है, मौखिक याद करने की समस्या आती है। तो इन सबके रोग होते हैं। कुछ बच्चे को बोलते हैं हम बी, वो बी की बजाय डी लिख दे, हम डी कह रहे हैं वो बी लिख देता है। तो इस तरीके से बी हम बनाते हैं, वो बी को उल्टा लिख दे, हम डी बोल रहे वो डी को उल्टा लिख दे। तो ये सब समस्याएं आती हैं बच्चे के सामने। तो कुछ पढ़ने की होती है, कुछ जो है लकड़ी को लड़की पढ़ लेता है, मुरादाबाद को मुर्दाबाद पढ़ लेता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आया पेपर में आपका डिसलेक्सिया रोग आया है, ये किससे संबंधित है? तो पठन है, लेखन है, गणित है और सुनने और देखने से संबंधित विकार है। तो ये मोस्टली आता है पठन विकार, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात है तो वहां पे 2 ही चीज आएगी, एक पठन की और एक लेखन की। इससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया। तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार जाएगा। क्लियर बात? यदि यहाँ पे डिस्परेक्सिया रोग आ गया तो लेखन पर जाएगा, आपका डिस्ग्रेफिया आ गया तो भी लेखन पर जाएगा। क्लियर? डिसकैलकुलिया आ गया तो वो गणित पर चले जाएगा। कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित है, तो इसे याद रखने की ये ट्रिक है। तो आप इसको डिसकैलकुलिया की बात करेंगे गणित की हो जाएंगी, डिसग्राफिया की बात करेंगे तो लेखन की बात हो जाएगी। और ग्राफ संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं, जो चित्र संबंधी क्वेश्चन होते हैं, वो आपका डिसग्रेफिया में जाएगा ग्राफ से, तो उसको लेखन में भी आ जाता है। और डिस्प्रेक्सिया जो रोग होता है वो भी लेखन से जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 172 का आंसर है के। तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो डिस्प्रेक्सिया, तो आपका लेखन विकार पर जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने बनाया डिसग्रेफिया, ये भी लेखन से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्फ्रेजा है आपका, डिस्फ्रेजा जो है आपका ये गणित से, ये आपका सुनने में देखने से संबंधित विकार है। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो ये एक बच्चा बी को डी और डी को बी पढ़ता है। मैंने बताया क्वेश्चनों को ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे पढ़ता है। एक यदि यहाँ पे आ गया कि डी को बी को डी लिखता है, तो दोनों क्वेश्चन बदल जाएंगे। कुछ हम यहीं पे आधा अधूरा पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो इसका तो क्या हो गया भाई, ये तो भाई डिस्प्रेक्सिया हो गया। तो ये पढ़ना पठन से संबंधित है, और पठन से संबंधित क्या है आपका, पठन से संबंधित है आपका पठन विकार। तो आपका इसका क्या चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखो मैंने बनाया है क्वेश्चन बी को डी, बहुत दफे क्वेश्चन आया है ये, और इसमें गलती खा जाते हैं, लिखता है आ गया तो इसका अर्थ है कि लेखन विकार होगा। क्वेश्चन सेम है, देखो ये ऊपर का नीचे का, केवल यहाँ पे मैंने बदला है पढ़ना और यहाँ पे लिखना, बस यही ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, स्ट्रॉन्ग मनोवैज्ञानिक किससे संबंधित है? स्ट्रॉन्ग आपने नाम सुना होगा इसका या नहीं भी सुना होगा। तो बुद्धि तो हमने बात ही होगी, तो बुद्धि से तो कोई स्ट्रॉन्ग आया नहीं है, व्यक्ति पढ़ाया नहीं है भी, न व्यक्ति से संबंधित है ये, सृजनात्मकता से। और ये रुचि, सृजनात्मकता भी संबंधित नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं पढ़ा, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हम व्यक्ति और सृजनात्मकता ही लेंगे। तो ये आपका है रुचि, तो स्ट्रॉन्ग आपका रुचि से संबंधित है, तो रुचि पे निशान लगा देंगे। अब रुचि कितने प्रकार की होती है? रुचि 2 प्रकार की होती है, जन्मजात और अर्जित। आगे चलते हैं, ये देखो आपका 180वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए जो शक्ति प्रेरित करती है उसको हम क्या कहते हैं? एक इसी से पहले मैंने अवधान की परिभाषा बताई थी आपको, याद हो आपके, रोस की परिभाषा बताई थी उसकी, रोस की। यदि हम किसी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे हम एक चेतना होकर जो है अब करते हैं केंद्रीयकरण किसी भी वस्तु पे, तो वो जो आपका जो है अवधान कहलाता है। तो ये चीज यहाँ पे उससे अलग है बिल्कुल। किसी वस्तु पे वहां पे केंद्रीयकरण हो रहा है, यहाँ पे केंद्रीयकरण नहीं है। किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए जो शक्ति मिलती है, शक्ति प्रेरित करती है, यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे ये आपका रुचि है। तो देखो यहाँ मैंने अवधान भी डाल दिया ऑप्शन में,
अवधान नहीं है, न इसको अभिप्रेरणा बोलेंगे, क्योंकि प्रेरित से कुछ बच्चे समझ लेते हैं हाँ तो प्रेरित आया है, तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित होगा, बिल्कुल गलत। तो इसका ध्यान रखना है, ये सृजनात्मकता भी नहीं है, और यहाँ पे इसका ऑप्शन जाएगा क। तो ये आपका हो गया आपका ये वाला। और किसी यह परिभाषा किसने दी? किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए जो शक्ति प्रेरित करती है उसको रुचि कहते हैं। ये रुचि की परिभाषा रोस की, क्योंकि रोस मैंने बताया था आपका, उस वो दी है अवधान की, वो उसको मैंने यहाँ डाल दिया। स्टाउट भी आपका रुचि से संबंधित है, देखो मैकडुगल भी डाल दिया मैंने, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो करो एंड करो आपका इसका है, ये याद रखना है आपको, पेपर में आ सकता है। इससे आगे आ गया फिर देखो मूल प्रवृत्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बच्चे सारे मूल प्रवृत्तियों वाले ही आते हैं। मूल प्रवृत्तियां बच्चे में जन्मजात होती है, या जन्मजात जो हमें मिलती है, व्यवहार मिलता है, उसको मूल प्रवृत्ति। जैसे बच्चा जो है पेशाब कर देता है, मल निवर्त करता है, रोता है बच्चा, क्रोध करता है बच्चा, हंसता है बच्चा, ये सब उसकी बच्चे की मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत होती है। तो इसका संबंध किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने इस पर सबसे ज्यादा शोध किए हैं, सबसे ज्यादा उसको मान्यताएं मिली है? तो वो है आपका मैकडुगल। तो जहां मूल प्रवृत्तियां है वहीं पे आपका मैकडुगल है। मैकडुगल ने बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, उन्हीं से संबंधित संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसी मूल प्रवृत्ति होती है उसके वैसे ही संवेग होते हैं। तो संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से होता है, यह हमें ध्यान रखना है। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या होती है भाई? ये सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, ये कभी भी नष्ट नहीं होती। ये दमन तो हो सकता है इनका, मूल प्रवृत्तियों का दबा लिया हमने, लेकिन ये फिर बाहर आ जा निकल के, इसीलिए असमान मात्रा में होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। अब रोना हमारी मूल प्रवृत्ति है, आपने देखा बड़ा भी रो पड़ता है, छोटा तो रोता है बड़ा भी रोता है। कोई सामान न मिलो, कोई हमारी समस्या में बाधा है, तो भी हम रोते हैं, और उसको जो है वो समस्या हल हो जाती है हमारी। तो इस तरीके से ये असमान मात्रा में होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे ऑप्शन, सभी ऑप्शन मैंने लिए हैं ये, ताकि हम इसको याद कर सके। तो घ ऑप्शन पर आपको निशान लगाना है। ऐसी मूल प्रवृत्तियों की विशेषता फिर मैंने ली है, इसको फिर देखते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भाई ये जन्मजात होती है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रायोजित होती है, इसमें तो कोई चेंज वो वाली बात ही नहीं है कि भाई और लगा दो नई प्रवृत्तियां, नई पीछे से आती है, ये आपको प्रायोजित मिलेगी बिल्कुल। और ये परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है परिवर्तनशील। इसमें अब हम पढ़ाई के द्वारा बच्चों में जो है परिवर्तन ही तो लाते हैं। एक बच्चे को जब बच्चा जन्म लेता है तो खाट पे हुआ है सुसु कर देता है, उसको नहीं पता है कहाँ, और जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है उसको हम लैट्रिन का रास्ता दिखाते हैं, वो पानी भी डालने लगता है, फिर उसकी सफाई भी करने लगता है। तो उसको पता होता है कौन सा स्थान आपका जो है टॉयलेट का है, कौन सा नहीं है, घर पे कितनी सफाई रखनी है। तो ये सब चीजें होती है, तो वो परिवर्तन होता है। तो इसका आपका जो है ये भी विशेषताएं होती है। तो घ आपको निशान लगाना है। फिर आगे आपके 185 मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं आदत से भिन्न होती है, कभी नष्ट नहीं होती है, बिल्कुल ठीक, कभी भी नष्ट नहीं होती। और फिर ये व्यक्ति अनुभव से लाभ उठाता है, इससे मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से लाभ उठाता है। मैंने बताया जब काम नहीं बनता तो व्यक्ति हो या महिला हो, वो रो पड़ती है, बचपन में चले जाती है, प्रत्यागमन बोलते हैं उसको। बचपन में जब उसको जो है पहुंच जाता है रिग्रेशन, तो उसका लाभ उठा लेते हैं, उसको मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे बचपन में बिस्कुट नहीं मिलते थे तो रो पड़ते थे, पापा नई आइसक्रीम नहीं मिलती थी तो रो पड़ते थे, तो वो हमारा जो है अनुभव, उससे मूल प्रवृत्ति से तो लाभ उठाते हैं हम। तो ये व्यक्ति, ये भी बिल्कुल सही बात है, विशेषता है, ये भी आपकी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन मैंने ये एक ही बनाए हैं, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे हमें ये याद रखने वाली बात है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो फिर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है। पहले मूल प्रवृत्तियों से संबंधित कौन है? तो मैकडुगल था। और 14 मूल प्रवृत्तियों से कौन संबंधित है? तो भी देखो मैकडुगल आ गया। तो ये आपका मैकडुगल पर निशान लगाना है, क्वेश्चन आएगा जरूर। क्योंकि मूल प्रवृत्तियों से संवेग बिगड़ते हैं, संवेग स्थिर होते हैं, संवेग अस्थिर होते हैं, भावुक होते हैं, क्रोध आता है, पलायन की प्रवृत्ति बनती है, युयुत्सा बनती है, युद्ध करने की बनती है शक्ति। तो ये सब मूल प्रवृत्तियों से होती है। अब मूल प्रवृत्तियों के कितने पहलू होते हैं? तो यहाँ पे 3 पहलू होते हैं इसके। मैंने देखो 2, 3, 4, 5 लिखे हैं, पहलू की बात आवे। हम यहाँ पे जो है पेपर में तो आएंगे नहीं है,
लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए मूल प्रवृत्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पहलू होते हैं इसके। ये भी आपके जो है हमारे मैकडूगल साहब ने दिए थे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपका। जो मूल प्रवृत्तियां होती है चरित्र निर्माण के लिए कच्चा माल है, बिल्कुल कच्चा माल, और शिक्षक को सभी कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। ये कथन किसका है? बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मूल प्रवृत्तियों को चरित्र निर्माण के लिए कच्चा माल कहा है। कभी कभी हाफ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ तक कि मूल प्रवृत्तियों का, तो ये आपका रोस पे निशान आपको लगाना है। ये मैकडूगल ने नहीं कहा। कभी आप ये समझो कि भाई मूल प्रवृत्ति तो मैकडूगल ने किया है, नहीं, ये भाई रोस ने किया है। आपको रोस पे निशान लगाना है। क्लियर बात? अब जो आगे मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन का सिद्धांत नहीं है, तो मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन पहले हम इसी पे डिस्कस कर ले। मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन कैसा होता है? दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां जो होती है वे उनमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। जो मूल प्रवृत्तियां हैं बिल्कुल खत्म हो जाती है। खत्म से मतलब उनका रूप बदल जाता है, रहती तो जो की तो है। जैसा मान लिया हमारी गुस्से वाली प्रवृत्ति को है, वो क्रोध आ गया भाई इसको, तो उसका क्या करेंगे? उसका दूसरी जगह दूसरे कामों से लगा देंगे। जैसे कि बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो नकारात्मकता भी आती है उनके अंदर, उसको क्या कर देंगे? मित्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे, उसे खेल की तरफ मोड़ देंगे। कोई अन्य, भाई तुम ये कर लो, तुम उसे नेतृत्व दे दो, तो इस तरीके से हम दूसरी तरफ उसका डाइवर्ट कर देंगे। कोई बच्चा आता है, भाई तुम्हें रोना है, भाई रोना नहीं है, तुम्हें ये लो, तुम बिस्किट खाओ, तुम चॉकलेट खाओ, तुम ये खाओ, चलो खेलते हैं, तो इस तरह की बात आ जाएगी। है भूख है, भाई बोल देते हैं भाई मुझे जलेबी चाहिए भी खाने के लिए, तो बोलते हैं बेटे जलेबी यहाँ तो अच्छी नहीं मिलती है, जलेबी वहां अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से जो है उसको डाइवर्ट बोलते हैं। तो ये रूप परिवर्तन होते हैं और बच्चे को धीरे धीरे हम उसको उस मूल प्रवृत्तियों को का संशोधन रूप सामने आता है समाज के। तो फिर वे कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां, जैसे कि बड़ा आदमी होकर बहुत ही कम रोता है, कुछ तो रोते हैं लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ रो देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत नहीं है निषेध का सिद्धांत, ये निषेध का सिद्धांत है भाई। दमन का सिद्धांत ये भी होता है, मैंने बताया था कि दमन, मूल प्रवृत्तियों का दमन कर देते हैं, समाज आती है उसको छिपो लेते हैं लेकिन फिर बाहर आ जाती है, लेकिन दमन करना है उसको, ये समझ लो, दबाना है, फिर धीरे धीरे वो दबी जाएगी और उसको रोकना है। निषेध का मतलब हमें उसको बाहर आने से उसको रोकना है। और ये सुख दुख के सिद्धांत भी मूल प्रवृत्तियों को होता है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों में सुख दुख छिपा रहता है। और ये प्रत्यागमन का सिद्धांत है, देखो यहाँ पे ये प्रत्यागमन का सिद्धांत मैंने इसमें जोड़ दिया। ये मूल प्रवृत्तियों में प्रत्यागमन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि वह रो पड़ते हैं और वो उसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन वो जो बताया था लाभ उठा लेते हैं और बचपन में चले जाते हैं, तो पहले वो व्यक्तित्व को बचाने का ये डिफेंस मैकेनिज्म का सिद्धांत है। ये मैंने वहां से उठाया है, यहाँ जोड़ा है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, व्यक्तित्व बन गया है, तो बचपन में चले गया, तो उसे बचपन में जाने को प्रत्यागमन बोलेंगे। तो यहाँ तो बचपन की मूल प्रवृत्तियां हैं। क्लियर हुई बात? इसलिए यहाँ पे प्रत्यागमन नहीं है। तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों का जो रूप परिवर्तन करेंगे हम, तो वो केवल इन नियमों, इन सिद्धांत के तहत आप परिवर्तन करेंगे। दमन करेंगे, बच्चों को दमन करना सिखाएंगे, सुख दुख के सिद्धांत पर आधारित जो भी क्रियाएं होंगी वे बच्चों को कराएंगे। जो मना करने की चीजें होती हैं, तो देखा मैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये सब नए की जितने भी बातें हैं वे सब हमें निषेध के सिद्धांत में तो यहाँ पे है नहीं है। तो यहाँ पे प्रत्यागमन का सिद्धांत आपका आंसर आएगा। ये मैं अपनी तरफ से बढ़ा दिया था। तो और कौन कौन से जो है मूल परिवर्तन में रूप परिवर्तन कर सकते हैं सिद्धांत? स्वतंत्रता का सिद्धांत, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ेंगे। और यहाँ पे देखो ये शोधन का सिद्धांत, शोधन करते हैं। और ये मार्गांतरीकरण का सिद्धांत, बच्चे का मार्ग बदल देते हैं। मैंने बताया बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखा दो, बच्चे को लिखना सिखा दो, बच्चे को पेंटिंग सिखा दो, बच्चे को नेतृत्व दे दो, कोई काम करना बच्चे को। मतलब जब भी आपने देखा है जो बच्चे जो है शाम को खेलते हैं, उनके माँ बाप क्या काम करते हैं, खेलने के समय उनका ट्यूशन लगवा दे। तो बच्चे क्या करते हैं, यार मेरा तो ट्यूशन था, मैं तो आ नहीं पाया, तो उसका क्या करते हैं, उसको जो है मार्ग बदल देते हैं उसका। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में मार्ग बदल देते। कोई कहता है भाई देखो ये तो बच्चा कमजोर है, वैसे दूसरा काम सिखा दो, तो उसका मार्ग बदल दिया, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं।
तो ये छोटे छोटे से चीजें हैं कि हम मूल प्रवृत्तियों को कैसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दे, तो ये भी हम इस सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। और जो मैंने लिया है अस्वीकृति का सिद्धांत, ये भी मैंने यहाँ से नहीं वहां से उठाया है। जो बुद्धि, जो व्यक्तित्व की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें होता है ये अस्वीकृति। जानबूझकर हम किसी चीज को अस्वीकृत करते, पता तो होता है हमें कि अगला कुछ कह रहा है, लेकिन उसको क्या होता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में जावे और वहां पे खड़े रहें कि सर माई कम इन, सर माई कम इन सर, जबकि अंदर बैठे अधिकारी को पता होता है कि दरवाजे पर है और वो स्वीकृति मांग रहा है, लेकिन उसको अनसुना कर देते हैं हम। तो बाहर वाला ये सोचता है शायद उन्हें सुना नहीं है, वो 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, और जब वो अंदरले वाला बिल्कुल उसको अस्वीकृत कर देता है तो आदमी बाहर बैठ जाता है, चलो कोई बात नहीं, जब बुलाएंगे तो बुलाएंगे। तो वहां पे अस्वीकृति बोलते हैं उसको। या हम किसी को, भाई कोई हमें सामने मिल गया, दाएं बाएं हो गए, घूम गए, सामने खड़ा है, इधर उधर देखने लग गए, तो ये भी सब ऐसे किसी के विचारों को जो है भावना देना, ये समझ लो, ये भी होता है स्वीकृत। तो ये समझ जाते हैं, तो वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अपने अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म का। लेकिन यहाँ पे व्यक्तित्व के अंदर ईगो पैदा करने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वहां से उठाया है, ये यहाँ पे डाल दिया है। जब मैं व्यक्तित्व बताऊंगा तब बहुत अच्छे से डिफेंस मैकेनिज्म बताऊंगा, पेपर में आ जाता है ना। तो ये आपका सिद्धांत ये भी है। आगे मूल प्रवृत्तियों का पक्ष नहीं है, आगे चलते हैं, पेपर में आ जाता है इसका। देखो ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, और यहाँ पे मैंने चौथा ऑप्शन लगा दिया है अनुदेशनात्मक। ये BF स्किनर का, इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। इसको यहाँ से आगे चलते हैं फिर। तो देखो ये संवेग, आपका संवेग जो है आपका घृणा का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है, तो अप्रियता से है, युत्सा से है। तो अप्रियता होती है जब घृणा करते हैं, तो घृणा किससे करेंगे, जो हमें प्रिय नहीं लगता। जो प्रिय नहीं लगता उसे तो हम क्या करेंगे, घृणा करेंगे। और यहाँ पे जो है अप्रिय तो है, प्रिय लगेगा प्रेम करेंगे, अप्रिय लगेगा तो घृणा करेंगे। तो ये संवेग हो गया आपका, और अप्रियता आपकी क्या होगी, मूल प्रवृत्ति। तो इस तरीके से प्रति एक मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां ली है और 14 के संवेग दिए हैं। तो यहाँ पे पेपर में मैंने केवल एक संवेग लिया है, यहाँ पे घृणा और अप्रियता। क्लियर हुई बात। तो ज्यादा इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे सभी के 14 को नहीं लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुद्धि का चैप्टर चल रहा था। मैंने आप लोगों को जो है अधिगम अक्षमता का भी बारे में बताया है, और मैंने मूल प्रवृत्ति का भी बारे में बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इससे भी जरूर। और ये संवेग के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट जो आ रही है आपकी, जो मोटिवेशन आ रहा है आपका अभिप्रेरणा, तो मोटिवेशन जो है सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। मोटिवेशन जो कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जो है मैं निवेदन करता हूँ कि इसे अच्छी तरीके से आप जो प्रश्न है उनको देख लें, बातों को सुन लें, और एक बार नहीं देख लिया भाई ये तो सब याद है, नहीं भाई, एक को 5 बार देख लो, 4 बार देख लो, 3 बार देख लो, क्योंकि इससे शब्दों की नॉलेज हो जाएगी। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दें और सब्सक्राइब कर दें इसको, और वो जो घंटी है उसकी कि भाई नई वीडियो आई है नहीं, उसको भी बेल दबा दें, उससे पता चल जाएगा जैसे मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगी। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि जो है वीडियो लाभकारी होगी। सभी को नमस्कार, थैंक यू।